नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिनभर का। चलिए शुरुआत करते हैं। पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में संसदें गवा चुकी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि ईडी ने महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया। ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में महुआ को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पिछले साल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में कारोबारी दर्शन हिरनस्नादी के इशारों पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना बोलने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था। टीएमसी मिमी चक्रवर्ती ने सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। वह लोकसभा के पश्चिम बंगाल की जबलपुर सीट से प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि मिमी ने अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि मिमी स्थानीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं थी, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कतर के दौरे पर पहुंचे। बता दें कि साल 2014 के बाद से पीएम मोदी यहां दूसरी बार यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी कतर के पीएम अमीर शेख तमीम बिन एवं अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय के साथ ही साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी की यात्रा पर एक विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विनम मोहन ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा बहुमुखी साझेदारी की ओर से और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तरीकों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बता दें कि यात्रा से पहले के दिन बुधवार के दौरे में पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक बैठक की। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल चंदौली पहुंचेगी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वहीं यात्रा में प्रियंका गांधी के भी रहने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अवनीशी पांडे ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तैयारियां कर ली हैं। राहुल गांधी सोरे दराजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे गए हैं। बता दें कि अवधूत भगवान राम आश्रम पर वह विश्राम करेंगे। सम्मानित पत्रकार साथी, आज हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी आदरणीय महासचिव अविनाश पांडे जी आए हैं इस मैदान में। आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। और जो दिन रात यहाँ पर दिन रात लगे हैं, यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरी राजेश तिवारी जी, आप यहाँ आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हमारे राघवेंद्र जी, सरिता पटेल जी, देवेंद्र सिंह जी, और हमारे इस यात्रा के जो यहाँ पे कन्वीनर बने हैं हमारे आनंद शुक्ला जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। आज जो ये हम सब लोग यहाँ आज आए हैं, अभी आपके सामने हमारे प्रभारी महोदय ने सारी बातें रख दी हैं। कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे ये यात्रा 21 को कानपुर में ये वहाँ पर ब्रेक लेगी पहला चरण का, और 22 और 23 2 दिन ब्रेक होगा, और 24 और 24 से फिर ये यात्रा मुरादाबाद से शुरू होगी, जो मुरादाबाद अलीगढ़ होते हुए आगरा से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। सर, एक बार विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में चंदौली में यात्रा प्रवेश कर रही है, और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में किन किन तारीख को जाएगी, कहाँ विश्राम रहेगा, पूरा बता दें। अब ये यात्रा यहाँ कल 16 तारीख को हम चंदौली में बाबा कीनाराम की धरती पर हम यहाँ आ रही है। राहुल जी का भव्य स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा। यहाँ पर यात्रा ध्वज प्रदान होगा। ध्वज प्रदान के बाद यहाँ से यात्रा आगे शहीद स्थल, जहाँ सन 42 के आंदोलन में हमारे लोग शहीद हुए थे इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, फिर वहाँ से वो यात्रा आगे बढ़ते हुए पड़ाव बाबा अवधूत भगवान राम के समाधि स्थल के बगल में रात्रि विश्राम करेगी।
खबर दिल्ली से है, जहां रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बता दें कि जयंत चौधरी ने दिल्ली आवास पर बैठक की, वहीं एक विधायकों के साथ चर्चा की। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों के साथ ये चर्चा की गई। तभी बैठक के बाद जयंत चौधरी ने एक बयान दिया। कहा कि रालोद का प्रत्येक विधायक पार्टी के स्टैंड के साथ है। साथ ही कहा कि दुनिया की कोई भी समस्या होगी उसे बातचीत से समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सेवा समर्पण संस्था के बिंदु आश्रम में छात्रावास का लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य कौशल किशोर ने धनुविंद प्रशिक्षण केंद्र पर शिलान्यास भी किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि हमें भारत की वन्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। वनवासी समाज इस देश के अजीत की परंपराओं का एक हिस्सा है। धरती को माता मान करके माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के दिव्य भाव के साथ आज भी भारत की अरण्य संस्कृति को वह न केवल लेकर के चल रहा है, बल्कि उसके माध्यम से वैश्विक समुदाय को एक नया संदेश भी देता है कि अगर प्रकृति और परमात्मा के बीच में समन्वय नहीं होगा तो प्रलय तो जरूर आएगा। उससे बचाना है जिसकी तमाम प्रकार की विकृतियां हम सबको देखने को मिल रही है। कभी ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, कभी कोल्ड वेव के माध्यम से, कभी अतिवृष्टि के माध्यम से, कभी अनावृष्टि के माध्यम से, यानी तमाम ऐसी विकृतियां को हम सब सामना कर रहे हैं, पूरी जीव सृष्टि सामना कर रही है। तो हमें भारत की वन्य परंपरा के साथ जोड़ना पड़ेगा। अरण्य संस्कृति को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित भी करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पहले मैं कल ही गोरखपुर के एक वन्य गांव में गया था। मुझे प्रसन्नता होती है कि आजादी के बाद पहली बार जब 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तब हम लोगों ने आजादी के 70 वर्षों के बाद उनको वास्तविक आजादी मिल पाई थी, जब उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, उनको वोटिंग राइट मिली। जिन गांवों में एक भी मकान नहीं था, उनको जमीन के पट्टे देने के साथ साथ 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ हमने काम किया। और कल मुझे उस गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा क्या प्रफुल्लित थे लोग, उनके चेहरे की खुशी बताती थी कि हां, डबल इंजन की सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है। और वो भी इस समाज और व्यवस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अत्यंत प्रफुल्लित थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज सरकार इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। जनजातीय परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जगह जगह म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हम उन परंपराओं को धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकें, बता सकें, समय के अनुरूप इसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा, उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में होती है और गोरखपुर में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में हुई और 84 में जब हुई थी गोरखनाथ मंदिर के ही प्रांगण में इसका प्रारंभ हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर कोई जा नहीं सकता था, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उन सभी क्षेत्रों में जहां जाना दूभर था, परमिट सिस्टम था। एक वो सरकार थी जिसने परमिट सिस्टम के माध्यम से भारत के भूभाग को
शेष भारत से अलग करने की कुत्सित साजिश की थी और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित होने वाला सेवा समर्पण संस्थान का श्री राम बनवासी छात्रावास का एक कार्यक्रम है, प्रकल्प। वहां के बच्चों को ला करके शेष भारत के साथ जोड़ करके राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके राष्ट्रभक्ति का जो प्रचंड ज्वार इन्होंने पैदा किया, आज उसका परिणाम है। आप पूर्वोत्तर की किसी भी राज्य में जाइए, वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि उन बच्चों के मन में भारतीयता के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्यार है। जो लोग बहकाने वाले थे, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें तोड़ने वाले थे, वे बेनकाब हुए और आज पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आत्मगौरव की अनुभूति करता है और यह मानता है कि हम भी भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति यह भाव हम सबको। अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसके साथ ही शहर में न्याय यात्रा से पहले कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाया जिसमें राहुल गांधी को दिलवाला, हिम्मत वाला और जिगर वाला दिखाया गया। वहीं पोस्टर चर्चा का एक विषय बना हुआ है। तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। हालांकि किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर से बहुत दूर है, लेकिन उनसे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह की किसानों से निपटना है और कैसे किसानों को बॉर्डर पर ही रोकना है, उसके लिए भी सुरक्षा जवानों ने अभ्यास के तौर पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। तो वहीं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा जवानों द्वारा एक मॉक ड्रिल कराई गई। इस मौके पर ड्रिल में उन्हें अभ्यास के तौर पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली की सीमाओं को किसानों से के प्रवेश के दौरान हर स्थिति से निपटने को तैयार रहें। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली की तमाम सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं सब मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर दिखाऊं तो किस तरीके से जहां एक और इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, तो वहीं पर यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में उससे पहले किसान यहां दिल्ली कूच कर रहे हैं, उससे पहले यहां पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि जब किसान यहां पर आए तो उस समय जो सुरक्षा एजेंसी है किस तरीके से उनको अपना कदम उठाना है, किस तरीके से उनको आगे की कार्रवाई करनी है। ये इस चीज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर न केवल जायजा लिया जा रहा है, बल्कि इस मॉक ड्रिल से ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसान यहाँ पर दिल्ली में जब आते हैं तो किस तरीके से वो उन्हें एक्टिव मोड में आना है, किस तरह से उन्हें अपने आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है। आपको बता दें कि यहाँ टिकरी बॉर्डर पर तीन से 4 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। अगर मैं बात करूं तो पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां ये पीछे एक पहली बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके बाद ये दूसरी बैरिकेडिंग और यहीं पर फोर्स को तैनात किया जाएगा। और इस यहाँ पर इसी का मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि किस तरीके से जब किसान दिल्ली कूच करते हैं तो इन्हें किस तरीके से एक्टिव मोड में आना है, इन्हें किस तरीके से अपनी कार्रवाई करनी है, इन्हें किस तरीके से एक्शन मोड में आना है, ताकि जब किसान जब दिल्ली कूच आए, जब यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर आए तो उस समय हर तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो इंतजाम है उस समय वो पूरे रहें और जो सुरक्षा एजेंसी है वो अलर्ट मोड पे रहे और सुरक्षा एजेंसी को इसी लिए पहले से लगातार अभ्यास करके उनको तैयार भी किया जा रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा की जनता को एक पत्र लिखा, बताया कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते आम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का असर भी नहीं मिलेगा और बताया कि यहाँ ये तय किया है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेंगे। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किलों से मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक आप संभालते हुए आए हैं। साथ ही लिखा कि बड़ों को प्रणाम
छोटों को स्नेह और जल्द मिलने का वादा किया। खबर नोएडा से है, जहां प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि सेक्टर 142 शादा गांव में बनी मार्केट में प्राधिकरण ने तोड़ दिया, जबकि किसानों के पास से हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर भी है। बावजूद इसके न्यायालय के आदेश की प्राधिकरण धज्जियां उड़ा रहा है। इन्हीं सब बातों से नाराज किसान नोएडा प्राधिकरण का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग है, मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज से प्रदेश अध्यक्ष हातम सिंह भाटी हूँ। समय समय पर मैं हर जगह किसानों की आवाज़ को बुलंद करता हूँ और बुलंद करते ही आ रहा हूँ। ये मेरी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, जहाँ पर आज अथॉरिटी ने आकर के अपना तानाशाही रवैया अपनाया और हमारा लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, सारी दुकानें तोड़ दी। 2013 से इस पर हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है जो बरकरार है, और 2014 से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। 2014 के वर्तमान जो सीईओ थे उनके खिलाफ, वर्तमान डीएम थे हीरालाल गुप्ता उनके खिलाफ, और बार बार हम इनसे यही आग्रह कर रहे थे कि हाँ हमारा 10% दे दें और हमारा 64% दे दें, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसटीएफ ने अंतरजनपदीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसटीएफ ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल बरामद की। खबर मैनपुरी से है, जहां गुरुवार को कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला अग्रवाल में मंच चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभा करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर हम जीतेंगे और विपक्ष को हम 0 देंगे। विपक्ष के पास से कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके चलते विपक्ष समाज से अलग अलग काम कर रहा है। देखिए, आज गांव चलो पार्टी के गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग बूथ नंबर 94 और 95 पर, मोहल्ला अग्रवाल के दोनों बूथ हैं, इन बूथों पर अपने बूथ अध्यक्षों के और अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जी के साथ और यहाँ के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक प्रवासी की भूमिका में आज हम लोगों को यह अवसर मिला है। पार्टी के निर्देश पर हम लोगों के बीच में चर्चा की है। इस चर्चा में सब लोग आए, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और चर्चा का आशय ये है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, सर्वोपरि बूथ सशक्तिकरण का अभियान चलाने का हम लोगों का मकसद है। उत्तर प्रदेश सरकार जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान चलाकर उन्हें चिन्हित करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। तो वहीं बता दें कि लेकिन दूसरी तरफ मैनपुरी में दबंग जमीन पर कब्जा करने से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि दबंग पीड़ितों की जमीन पर कब्जा करते हैं। वहीं पीड़ित का आरोप है कि मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी दबंग आज भी उक्त भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी अधिकारी उन्हें रोकने के लिए, कोई भी कार्रवाई करने के लिए सामने नहीं आया। मैनपुरी के थाना केरल पुलिस के शातिर अपराधी अभियुक्त सुनील की अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) के तहत समित संपत्ति को कुर्क किया गया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त सुनील का आलीशान मकान, जिसकी कीमत करीबन 10,69,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है, उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। दरअसल न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी के आदेश के क्रम में संपत्ति की जब्ती की गई है। तो वही क्षेत्राधिकारी केरल संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गैंगस्टर ने संपत्ति को गलत तरीके से अर्जित किया हुआ था। दिनांक 14/2/24 को राजस्व की टीम और पुलिस की टीम सुनील उर्फ बोली पुत्र उदयगिरी जो नगला खुशा का रहने वाला है
और उस पर गंगाश्री कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ कई मुकदमे थे, इसलिए उस पर गंगाश्री कार्रवाई की गई है। 14 कार्रवाई के तहत उसका जो एक मकान बना है उसको कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 10,69,000 रुपये आकी गई है। जिस तरह और भी माफिया हैं उन पर क्या कार्रवाई करने के निर्देश दिए? पूरे ज़िले में जो ऐसे माफिया हैं जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए हैं, हमारे एसपी महोदय की निगरानी में हर एक थाने को ये आदेशित किया गया है और जो कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिससे उनको जो अवैध संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए। खबर बरेली से है, जहां 5 अवैध कॉलोनियों पर डीए का बुलडोजर चला। बता दें कि डीए ने बिना नक्शा पास कराए अलग अलग 32 बीघा की कॉलोनियों पर निर्माण किया जा रहा था। वहीं नोटिस के बाद भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण पर डीडीए ने बुलडोजर चलाया। मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास रोड का बताया जा रहा है। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले अनुराग पांडे ने बताया कि उनकी पत्नी नीतू पांडे पिछले 3 दिनों से गायब है और वह जगह जगह उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन पत्नी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पीड़ित पति ने बताया कि उनकी पत्नी का दिमागी संतुलन भी थोड़ा ठीक नहीं है। पीड़ित पति ने थाना गाजीपुर में पत्नी की लापता की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी के लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं अब पीड़ित पति अपनी पत्नी के सही सलामत घर वापसी की प्रार्थना कर रहा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अनुराग, आपकी समस्या है? मेरी समस्या यह है कि मेरी पत्नी नूतन पांडे 12 तारीख से गायब है। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और मैं दर का ठोकरें खा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। मैं पुलिस के पास भी जा रहा हूँ, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, अधिकारी से मैं मिल रहा हूँ। मैं परेशान हूँ और पुलिस वालों से यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी को किस तरह से ढूंढ के निकाल दे। यही मेरा कोई अनहोनी ना हो, कानूनी उसके साथ कोई और कोई अनहोनी ना हो। आपने कहाँ शिकायत करी है इसकी? कहीं कुछ? मैं गाजीपुर थाने में किया हूँ। क्या कह रही है पुलिस बोली है कि हम ढूंढ रहे हैं। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां बिजली विभाग की टीम के साथ उपभोक्ताओं ने लाठी डंडों के साथ मारपीट की और जमकर अभद्रता की। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने इस घटना की सूचना पुलिसकर्मियों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और बिजली कर्मचारियों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के शहर कस्बा का बताया जा रहा है। कल हम लोग राजस्व वसूली के दौरान शाह टाउन में विद्युत उप केंद्र शाह के अंतर्गत चेकिंग कर रहे थे, तो उपभोक्ता श्री श्याम स्वरूप के परिसर में हम लोग जैसे ही पहुँचे, जिनका 3 लाख का बकाया था, तो वो अचानक ही लाइनमैन, हमारा एक अरविंद लाइनमैन है, उसके साथ वो गाली गलौज बदतमीजी बिना किसी बात को सुने, बिना किसी बात को जाने कि हमारे दरवाजे कैसे आ गए, किस तरीके से आ गए, वो झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे लाइनमैन के साथ। तो तुरंत थाने पे फ़ोन करके इसकी सूचना दी गई और अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। मथुरा के थाना नौजिल क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां चढ़न के दौरान दूल्हे के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बारात में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि गोली दूल्हे के दाहिने पैर की जांघ में लगी, जिसके बाद दूल्हे को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि चढ़न के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।